नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जहां इंजन गरजते हैं, धूल उड़ती है और बगावत की गूंज सुनाई देती है। हाँ, आज हम बात करेंगे 2015 की जबरदस्त फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड की, जॉर्ज मिलर की बनाई हुई। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है ना, वो मतलब फिल्म की कहानी को, उसके किरदारों को और उसकी पूरी दुनिया को अच्छे से समझने में मदद करेगी। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म क्यों नहीं है। सही कहा। मतलब इसकी जो वो तबाह हो चुकी दुनिया है, उसमें जो इंसानी जज्बात हैं, आज़ादी की वो लड़ाई, ये सब चीज़ें इसे इतना खास बनाती हैं। हाँ, तो हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे, ये देखेंगे कि इस नॉन स्टॉप एक्शन के पीछे मिलर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि फिल्म देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे 2 घंटे की एक लंबी सांस रोक देने वाली रेस में फंस गए हों। एक गजब का विजुअल अनुभव है ये। हाँ, है तो। लेकिन इस एक्शन के नीचे आप देखें तो अस्तित्व, स्वतंत्रता, इंसानियत, इन पर बड़े गहरे सवाल मिलते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें। जरूर। शुरू करते हैं उस दुनिया से जहां ये पूरी कहानी सेट है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हाँ, ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है। शायद कोई न्यूक्लियर जंग हुई हो या शायद क्लाइमेट चेंज। कारण जो भी हो, सभ्यता खत्म हो चुकी है। और ऐसे में सबसे कीमती चीजें क्या हैं? पानी, पेट्रोल, खाना। बिल्कुल। और ये सब चीजें बहुत कम हैं और जिन कुछ क्रूर लोगों, वॉरलॉर्ड्स कह लीजिए, उनके कब्जे में हैं। कहानी का जो मेन सेंटर है वो है द सिटाडेल, एक ऊंचा पहाड़ी किला। और वहां राज करता है इमॉर्टन जो, एक अत्याचारी शासक। हाँ, और जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, ये आदमी पानी को कंट्रोल करता है और उसी के जरिए लोगों को अपना गुलाम बना के रखता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। पानी पर कंट्रोल मतलब जिंदगी पर कंट्रोल। और इससे भी ज्यादा भयानक बात, उसने औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए कैद कर रखा है। उन्हें वो ब्रीडर्स कहता है ताकि उसे वारिस मिल सके। हाँ, ये एक तरह से दिखाता है कि वो इंसानों को भी किसी संसाधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नज़र में उनकी कोई और कीमत नहीं है। कितनी भयानक बात है ये। सही कहा। ये सिर्फ पानी या पेट्रोल का कंट्रोल नहीं है, ये तो मतलब जिंदगी पर ही कंट्रोल है। और उसकी सेना है वॉर बॉयज। हाँ, वो बॉयज जो पूरी तरह उसके भक्त हैं, उसके लिए मरने तक को तैयार। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब समाज पूरी तरह टूट जाता है ना, तो शक्ति कैसे क्रूरता और एक तरह के अंधविश्वास का रूप ले सकती है। शायद वहां जीने का मतलब ही दूसरों को दबाकर रखना बन गया है। इसी माहौल में, इसी खतरनाक दुनिया में एंट्री होती है मैक्स रुकाटांस्की की। मैक्स, एक अकेला आदमी, अपने अतीत की भयानक यादों से परेशान। शायद उसके परिवार की मौत हुई थी, वो छवियां उसे सताती रहती हैं। हाँ, और फिल्म शुरू होते ही उसे पकड़ लिया जाता है। इमॉर्टन जो के वॉर बॉयज उसे पकड़ लेते हैं। और उसे जिंदा भी क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बीमार वॉर बॉय नक्स के लिए एक जीवित ब्लड बैग बन सके, जंजीरों में जकड़ा हुआ। सोचिए क्या भयानक शुरुआत है किसी हीरो के लिए। वो बस एक खून की थैली है। और तभी कहानी का दूसरा बहुत ही अहम किरदार सामने आता है, इम्पेरेटर फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा, जो कि सबसे भरोसेमंद, सबसे काबिल योद्धाओं में से एक। वो एक बहुत बड़ा ट्रक, एक वॉर रिग चलाती है। लेकिन उसके इरादे कुछ और हैं, वो सिर्फ ईंधन लेने के बहाने निकलती है। हाँ, असल में वो जो कि 5 पत्नियों को भगा ले जा रही है। स्प्लेंडेड, केपेबल, टोस्ट, डैग, चीडो, ये वो औरतें हैं जिन्हें ब्रीडर बनाकर रखा गया था। और वो अब ऐसे नहीं जीना चाहती। ये फिल्म का पहला बड़ा धमाका है, एक औरत का विद्रोह जो उस पूरे जालिम सिस्टम को चुनौती देता है। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये तो आजादी का एक ऐलान है। बिल्कुल। फ्यूरियोसा का ये कदम ही पूरी कहानी को, उस चेस को शुरू करता है। और यहीं से शुरू होता है वो पीछा जो इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, जैसी जॉक को पता चलता है वो गुस्से में पागल हो जाता है। अपनी पूरी सेना, वॉर बॉयज का पूरा काफिला लेके फ्यूरियोसा के पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये पीछा सिर्फ गाड़ियों की रेस नहीं है, ये विचारों की टक्कर है, जुल्म के खिलाफ आजादी की लड़ाई। और इसी दौड़ में मैक्स भी खिंच जाता है। शुरू में तो बिल्कुल अनजाने में है ना, वो नक्स की गाड़ी के बोनेट पर बंधा हुआ है। जरा सोचिए उसकी हालत। वो बस किसी तरह जिंदा रहना चाहता है और अचानक खुद को उस भयानक लड़ाई के बिल्कुल बीच में पाता है। और इस चेस सीक्वेंस में एक्शन तो कमाल का है ही, लेकिन जो डिटेल्स हैं। हाँ, जॉर्ज मिलर ने यहाँ कमाल का वर्ल्ड बिल्डिंग किया है। वो आग फेंकने वाला गिटार बजाता वॉरियर, कोमाडूफ वॉरियर। अरे हाँ, वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल।
या गाड़ियों की वो अजीब और खतरनाक डिजाइन, ये सब उस दुनिया के पागलपन और क्रूरता को दिखाते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये उस समाज के प्रतीक हैं। और फिर वो भयानक रेतीला तूफान आता है। हाँ, वो सैंडस्टॉर्म, वो सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस पागलपन पर अपना कहर बरपा रही हो। बहुत सी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, लेकिन फ्यूरियोसा, पत्नियां और मैक्स वो किसी तरह बच निकलते हैं। और इसी तूफान के बाद कहानी थोड़ी सी सांस लेती है। यहीं पर मैक्स, जो अब जंजीरों से आजाद है, फ्यूरियोसा और पत्नियों से टकराता है। लेकिन शुरुआत में कोई दोस्ती या भरोसा नहीं है। मैक्स तो पहले सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। वो वॉर रिग पर कब्जा करने की कोशिश करता है। हाँ, उनके बीच वो शुरुआती लड़ाई दिखाती है कि ऐसी दुनिया में भरोसा करना कितना मुश्किल है। हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि जिंदा रहने के लिए और खासकर जो फ्यूरियोस की सेना से बचने के लिए उन्हें साथ काम करना ही होगा। हाँ, ये एक जरूरत का बंधन बनता है। कोई गहरी दोस्ती नहीं, बस सर्वाइवल की मजबूरी। मैक्स अपनी लड़ाई और ड्राइविंग की काबिलियत साबित करता है, लेकिन वो रहता फिर भी अकेला ही है अंदर से। और इसी दौरान एक और कैरेक्टर है जिसका बदलना बहुत दिलचस्प है, नक्स, वो वॉर बॉय। हाँ, नक्स, जो पहले सिर्फ इमोर्टन जो को खुश करना चाहता था, वल्हाला जाना चाहता था, लेकिन जब वो नाकाम हो जाता है तो बिल्कुल टूट जाता है, बेकार महसूस करता है। और यहीं पर एक पत्नी, केपेबल, उसे थोड़ी इंसानियत दिखाती है, थोड़ी सहानुभूति। हाँ, ये बहुत अहम पल है। शायद केपेबल पहली इंसान है जो उसे सिर्फ एक वॉर बॉय, एक मरने मारने वाली मशीन की तरह नहीं देखती, वो उसे एक इंसान की तरह देखती है। और ये छोटा सा पल नक्स के अंदर कुछ बदल देता है। धीरे धीरे उसका मन बदलता है। बिल्कुल, ये पश्चाताप और मानवीय जुड़ाव की तलाश का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। नक्स का धीरे धीरे बदलना और फिर फ्यूरियोसा और मैक्स की मदद करने का फैसला करना, ये दिखाता है कि सबसे अंधेरे, सबसे क्रूर माहौल में भी इंसानियत की एक उम्मीद, एक चिंगारी बाकी रह सकती है। हाँ, उसका किरदार कहानी में एक भावनात्मक गहराई जोड़ता है ना। बहुत ज्यादा। अब ये जो ग्रुप है, मैक्स, फ्यूरियोसा, पत्नियां और बाद में नक्स भी, वो एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूरियोसा उन्हें हरी भरी जगह ले जाना चाहती है, वो जगह जहां उसका बचपन बीता था। वो सुरक्षा और उम्मीद का प्रतीक है उसके लिए। रास्ते में उन्हें वो वाली नहीं मिलती हैं। फ्यूरियोसा की पुराने कबीले की बची हुई औरतें, बूढ़ी हो चुकी हैं लेकिन लड़ाकू हैं। हाँ, उनको देखकर एक पल को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद उन्हें अपनी मंजिल मिल गई। लेकिन यही कहानी एक और शायद सबसे बड़ा झटका देती है। उन्हें पता चलता है कि वो हरी भरी जगह अब मौजूद नहीं है। हाँ, वो एक जहरीला दलदल बन चुकी है। पानी खराब हो चुका है, जमीन बंजर है, सब खत्म हो गया है। ये बहुत ही क्रूर सच्चाई है। मतलब जिस उम्मीद के सहारे वो इतना लड़े, इतनी मुसीबतें झेलीं, वो उम्मीद ही झूठी निकली। बिल्कुल, ये कहानी का एक बहुत ही निराशाजनक मोड़ है। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, भागने का भी कोई मतलब नहीं रहा। दर्शक भी सोचने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग। और यहीं पर मैक्स, जो हमेशा भागता रहा है अपने अतीत से, मुश्किलों से, वो एक अलग रास्ता सुझाता है। हाँ, मैक्स को एहसास होता है, शायद अपनी बेटी की उन यादों से जूझते हुए, कि भागने से कुछ नहीं होगा। असली लड़ाई वहीं है जहां से वो भागे थे। वो सिटाडेल वापस जाने का प्लान बनाता है, उस पर कब्जा करने का। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक मोड़ है। अब तक वो भाग रहे थे, अब वो हमला करने की सोच रहे हैं। पलायन की जगह सीधा टकराव। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा लगता है, वापस उसी जगह जाना जहां से जान बचाकर भागे थे। हाँ, लेकिन मैक्स का तर्क सही है। सिटाडेल में पानी है, फसलें हैं, जीने का साधन है, और इमोर्टन, जो अपनी ज्यादातर सेना के साथ उनके पीछे रेगिस्तान में भटक रहा है। मतलब सिटाडेल अभी कमजोर है। ये बात सोचने वाली है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का रास्ता असल में पीछे जाने में ही होता है, दुश्मन के गढ़ पर ही हमला करना। बिल्कुल, और फिर शुरू होती है वापसी की लड़ाई, फिल्म का क्लाइमैक्स। और क्या क्लाइमैक्स है! वो शायद एक्शन सिनेमा के इतिहास के सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त चेस सीक्वेंसेस में से एक है। हाँ, यहाँ जॉर्ज मिलर ने प्रैक्टिकल स्टंट्स का जिस तरह इस्तेमाल किया है, वो देखने लायक है। वो गाड़ियों का टकराना, विस्फोट, लड़ाई, सब कुछ इतना असली और खतरनाक लगता है। सीजीआई का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और इसी वजह से वो इतना असरदार है। हर तरफ अराजकता है, मोटरबाइक, वो नुकीली गाड़ियां, विस्फोट, नॉन स्टॉप एक्शन। और इसी लड़ाई के बीच नक्स अपना बलिदान देता है। हाँ, नक्स, वो वॉर रिग को जानबूझकर क्रैश कर देता है ताकि दुश्मनों का रास्ता रुक जाए और बाकी लोग बचकर निकल सकें। अंत है, वो सिर्फ मरा नहीं,
उसने अपनी जिंदगी को एक मतलब दिया, उसने दूसरों के लिए जान दी। उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। फ्यूरियोसा, मैक्स, बची हुई पत्नियां और वो वालिनी सिटाडेल पहुंच जाते हैं। और वहां होता है अंतिम मुकाबला, फ्यूरियोसा और इमॉर्टन का आमना सामना। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं लगती, ये दो विचारधाराओं का, दो दुनियाओं का अंतिम युद्ध है, जुल्म बनाम आजादी। बिल्कुल। और एक क्रूर लड़ाई के बाद फ्यूरियोसा जीतती है। वो जो का सांस लेने वाला मास्क पहिए में फंसाकर फाड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये एक बेहद शक्तिशाली पल है, जुल्म का अंत, और वो भी एक औरत के हाथों जिसने सबसे ज्यादा सहा था। जब फ्यूरियोसा बुरी तरह घायल हालत में पत्नियों और वुवालिनी के साथ जो की लाश लेकर सिटाडेल लौटती है, तो वहां के लोग जो सालों से दबे कुचले थे, वो उसे एक हीरो, एक उद्धारकर्ता की तरह देखते हैं। हाँ, वो लोग जो कि मौत पर जश्न मनाते हैं, पानी छोड़ा जाता है और सालों से प्यासे लोग खुशी से झूम उठते हैं। ये आजादी का पल है। फ्यूरियोसा ने न सिर्फ खुद को और पत्नियों को आजाद कराया, बल्कि एक तरह से पूरे सिटाडेल को भी आजाद करा दिया। वो एक लीडर बनकर उभरती है। लेकिन मैक्स, वो इस जश्न का, इस नई शुरुआत का हिस्सा नहीं बनता। नहीं, जैसे ही उसे लगता है कि फ्यूरियोसा और बाकी सब सुरक्षित हैं, वो चुपचाप भीड़ में गायब हो जाता है, अपना अकेला सफर जारी रखने के लिए। ये उसके किरदार के बिल्कुल अनुरूप है ना? वो आता है, मदद करता है और चला जाता है, लेकिन ये सवाल भी छोड़ता है कि क्या वो कभी कहीं टिक पाएगा? क्या उसे कभी शांति मिलेगी? हाँ, ये मैक्स के किरदार की ट्रेजेडी भी है और शायद यही उसकी पहचान भी। वो बदलाव लाने में मदद करता है, लेकिन खुद उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनता। शायद फिल्म ये भी कह रही है कि कुछ हीरो हमेशा परछाई में ही रहते हैं, वो सामने नहीं आते। तो अगर हम देखें तो ये कहानी सिर्फ एक्शन और चेज की नहीं है, इसमें बहुत गहरे विषय छुपे हुए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो नारीवाद और स्वतंत्रता का मुद्दा, फ्यूरियोसा और पत्नियों का विद्रोह। ये पितृसत्तात्मक जुल्म के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। वो सिर्फ बचाने वाली चीजें नहीं है, वो खुद अपनी आजादी के लिए लड़ने वाली योद्धा हैं। सही कहा। और दूसरा बड़ा थीम है अस्तित्व बनाम मानवता का, सर्वाइवल वर्सेस ह्यूमैनिटी। हाँ, मैक्स का किरदार देखिए। वो शुरू में सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरों की मदद करने लगता है। फ्यूरियोसा की मदद करता है, पत्नियों की मदद करता है। वो अपनी इंसानियत को फिर से पाता है एक तरह से। और नक्स का बदलना भी इसी से जोड़ता है, उसका पश्चाताप और मुक्ति पाना, एक कट्टर वॉर बॉय से आत्म बलिदानी हीरो बनने तक का सफर। बिल्कुल। और मैक्स भी दूसरों की मदद करके शायद अपने अतीत के बोझ से थोड़ी शांति पाता है। एक और अहम मुद्दा है पर्यावरण का, संसाधनों की कमी। हाँ, ये फिल्म दिखाती है कि भविष्य में या शायद अभी भी पानी, भोजन और ईंधन पर नियंत्रण ही असली शक्ति होगी। इसी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। ये आज के समय के लिए भी एक बड़ी चेतावनी की तरह है। और फिल्म की शैली के बारे में क्या कहेंगे? वो तो अपने आप में एक किरदार है। अरे हाँ, ये फिल्म मूल रूप से 2 घंटे का एक लंबा चेस सीक्वेंस है, लगभग नॉन-स्टॉप एक्शन। लेकिन ये थकाता नहीं है, ये आपको बांधे रखता है। और प्रैक्टिकल स्टंट्स का इस्तेमाल, आजकल जहां सब कुछ सीजीआई से होता है, वहां इस फिल्म ने असली स्टंट्स पर जोर दिया और उसका असर दिखता है। बिल्कुल, वो ज्यादा वास्तविक और खतरनाक लगता है। और वो विजुअल डिजाइन, वो गाड़ियां, वो किरदार, जैसे वो कॉमोडोफ वॉरियर, सब कुछ इतना अनोखा और यादगार है। तभी तो इसे 6 अकादमी पुरस्कार मिले, खासकर टेक्निकल कैटेगरीज में। एडिटिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, साउंड मिक्सिंग, साउंड एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन, ये सब टॉप क्लास था। हाँ, ये फिल्म टेक्निकली भी एक मास्टरपीस है। संक्षेप में कहें तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड विद्रोह, मुक्ति और अस्तित्व की एक जबरदस्त कहानी है, जिसे कमाल के एक्शन और यादगार दृश्यों के जरिए बताया गया है। ये मैक्स के लिए दोबारा मकसद खोजने की कहानी है। ये फ्यूरियोसा के एक लीडर बनने की कहानी है। और ये उन पत्नियों की कहानी है जो अपनी आजादी खुद हासिल करती हैं। इसने साबित किया कि एक्शन फिल्में भी गहरी हो सकती हैं, सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। बिल्कुल। और अंत में ये फिल्म हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया पूरी तरह टूट चुकी हो, जब जीने के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता हो, तब आजादी के असली मायने क्या होते हैं? क्या सिर्फ किसी जालिम शासक से छुटकारा पा लेना ही आजादी है, या ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है? और क्या इंसान हमेशा संसाधनों के लिए लड़ता रहेगा, चाहे सभ्यता बचे या ना बचे? ये वो सवाल हैं जो फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ, ये सोचने के लिए दर्शकों को छोड़ देते हैं।
उम्मीद है मैड मैक्स फ्यूरी रोड पर हुई हमारी ये बातचीत, ये गहरी चर्चा आप सबको पसंद आई होगी और शायद इस फिल्म को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। हाँ, ये वाकई एक ऐसी फिल्म है जिस पर बार बार बात की जा सकती है।